नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। दोस्तों, कहा तो कहा जा रहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी किसी पार्टी की, और खासकर आरोप बीजेपी पर लगते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस हालात में तो यही दिखाई दे रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जनता दल यूनाइटेड को इन उपचुनावों में वोट देंगे, या चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराया जाएगा। और जब ये चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर हो रहा है। और बिहार की राजनीति के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एक तरह से नीतीश कुमार के महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में वापस जाने की स्क्रिप्ट लिखनी तो शुरू नहीं कर दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर धीरे धीरे प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। उपचुनाव की बात करें तो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ सीट जगदानंद सिंह की सीट रही है लंबे वक्त तक। रामगढ़ की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल आगे दिख रही है, फिलहाल तो आगे दिख रही है। 13 तारीख को वोटिंग होगी, तब पता चलेगा इन चारों सीटों पर क्या हुआ। तरारी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दौर में माले पर लोग भारी पड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के बेटे गया जिले में जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बेलागंज की सीट मनोरमा देवी पर एनआईए की रेड पड़ी थी, और इनके बीच मोहम्मद अमजद आ गए हैं। और जो बेलागंज से खबर आ रही है वो ये है कि मोहम्मद अमजद के पक्ष में अल्पसंख्यक और सवर्ण दोनों मतदाताओं की बहुत तेजी से गोलबंदी हो रही है। और ये गोलबंदी एक तरफ सुरेंद्र यादव पर भारी है, तो दूसरी तरफ मनोरमा देवी यानी जेडीयू कैंडिडेट पर भारी है। और सबसे विकट स्थिति तो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की इमामगंज विधानसभा सीट पर हो रही है, और वो सीट भी गया जिले में। उस सीट के हालात ये बनते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर राजद और एनडीए दोनों तरफ से मांझी समुदाय के उम्मीदवार हैं, और प्रशांत किशोर ने पासवान समाज का कैंडिडेट दे दिया है। उनके पक्ष में भी वहां पर बीजेपी का कोर वोट, जिसे सवर्ण वोट बैंक कहा जाता है, वो झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पासवान तो झुक ही रहे हैं। मांझी डोमिनेंस से बाहर निकलने की कोशिश में रविदास भी झुक रहे हैं। और अल्पसंख्यक वोट भी इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि बगल की यानी उसी जिले की सीट बेलागंज में प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। तो एक तरफ बेलागंज की स्थिति यह है कि पासवानों का वोट भी जा रहा है, सवर्णों का वोट भी जा रहा है, अल्पसंख्यकों का भी जा रहा है। कमोबेश यही स्थिति इमामगंज में बन रही है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने ये दोनों सीटें और खासकर बेलागंज की सीट निकाल ली, या बेलागंज की सीट पर जनता दल यूनाइटेड को यदि हार का सामना करना पड़ा, तो विधानसभा चुनाव के पहले पूरे बिहार में मैसेज सेट हो जाएगा कि भाई बीजेपी का कोर वोटर जेडीयू के साथ नहीं जा रहा है, बल्कि उसने नए चिराग मॉडल के रूप में प्रशांत किशोर को देख लिया है। तो क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे हैं? ये मजबूर कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने पर विवश हो, या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जाने के पहले भूमिका तैयार कर रहे हैं कि सवर्णों और मुसलमानों को तो मैंने एक कर दिया, अब आप लोग साथ आ जाएं, बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो पूरे बिहार की राजनीति को बदल देंगे। ये किसकी बी टीम है पता नहीं चल रहा। उपचुनाव के हालात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब एक नई बात सामने आ रही है कि उसके 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हो गया है। एक बड़े पोर्टल ने इस खबर को छापा भी है। और चूंकि प्रशांत किशोर की टीम के पास अर्थतंत्र की कमी नहीं है, कहा जा रहा है कि 20-20 चॉकलेट बांटे जा रहे हैं एक विधानसभा सीट पर। ऋषि जी, चॉकलेट का मतलब समझते हैं। चॉकलेट का मतलब होता है, क्या होता है ऋषि जी? 7 या 8 अंकों की संख्या। तो इतने चॉकलेट बांटे जा रहे हैं वोटों को अपनी तरफ करने के लिए। फाइनली हो क्या रहा है बिहार में, और क्या प्रशांत किशोर ने मजबूर कर दिया या भूमिका तैयार कर दी है नीतीश कुमार के कि अब बिना महागठबंधन में गए, बिना इंडिया अलायंस में गए कोई चारा नहीं है। राजद को भी वो मजबूर करते दिख रहे हैं क्योंकि उनका भी अल्पसंख्यक वोट टूट रहा है। ऋषि जी, डेटा चोरी का आरोप, ऊपर से वोट बैंक में सेंधमारी, और इन सब के बीच चिराग मॉडल पार्ट 2 की चर्चा। ये होने क्या जा रहा है विधानसभा चुनाव के पहले कि बिहार में एक तरफ ऐसे ही अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार
कब बिहार में विपक्ष परिवर्तन करा दे कोई नहीं जानता। और ऊपर से भजन करने तो नीतीश कुमार आए नहीं है भाजपा के साथ, कि वहां जाकर से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो नीतीश कुमार का दिल तो किसी के प्यार का मारा नहीं है, वो सबके प्यार का मारा है उनका दिल। सभी लोग उनकी पालकी ढोने के लिए तैयार दिखते हैं। क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर ने जितना हल्के में हमने भी लिया था, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने काफी हल्के में लिया था कि बिहार में प्रशांत किशोर, लेकिन ये तो अलग उथल पुथल की स्थिति बनती दिख रही है। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी को लेकर कह दूं, नीतीश सबके हैं। नीतीश के दरबार में सबका स्वागत है। बस बशर्ते समय क्या होता है, परिस्थिति क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, दस्तूर क्या होता है। तो नीतीश सबके हैं, नीतीश किसी एक के नहीं है। और 2005 से 2020 2024 तक तो ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश सबके हैं। सबके मतलब राजद के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। समय और टाइमिंग, परिस्थिति और दस्तूर पे डिपेंड करता है। जहां तक उपचुनाव की बात है तो निश्चित ही उपचुनाव जो है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसके नैरेटिव को जरूर सेट करेंगे, उसके जातीय समीकरण को सेट करेंगे, उसके इक्वेशन को सेट करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, तीसरे प्लेयर की एंट्री यानी प्रशांत किशोर की एंट्री ने किसी एक पार्टी या एक गठबंधन के समीकरण को नहीं बदल कर रख दिया है। जितना वो नुकसान एनडीए को पहुंचा रहे हैं उससे उतना ही नुकसान महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि तरारी की बात करें तो तरारी में वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि बेलागंज में बात करें तो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बेलागंज में उनको उम्मीदवार फाइट में है, नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, फाइट में है जी। तो ये प्रशांत किशोर पर ये तोहमत लग रही थी कि वो किसी पार्टी के या किसी गठबंधन के ए बी वो सी जेडीयू के टीम वोट है। बैंक को छोड़ के सबके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राजद और भाजपा दोनों को। देखिए, अब ये कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अभी ये 4 सीटों पे हो रहा है। ऐसा कुछ समीकरण ऐसा नहीं आया जहां अति पिछड़ा समाज को उम्मीदवार देने की नौबत आएगी और प्रशांत किशोर नहीं देंगे। तो 4 सीटों पे आ रहा है, चारों पे जो समीकरण है। और देखिए, अब जैसे बेलागंज में ही देखिए, पक्ष अब मेन जो दो पूर्व में जो पक्ष विपक्ष होते थे, जेडीयू और आरजेडी, वहां दोनों ने यादव को दिया है। तो वहां बेलागंज के समीकरण को आप समझिए, यादवों के बाद सबसे ज्यादा किसी की बहुलता है तो मुसलमानों की है। और एक तरह से प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को समझाने में मुझे लगता है अब तक सफल रहे हैं कि आपके बदौलत यादव विधायक हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी नुमाइंदगी की बात होती है तो यादव समाज पीछे हट जाते हैं। नहीं तो सवर्ण आपके कैसे चढ़ गए हैं? सवर्ण कैसे मैं चढ़ मैं गए हैं मैं उस मैं सचेत मैं उम्मीदवार के मैं साथ? उसी पे मैं सवन कैसे चढ़ेंगे, चढ़े नहीं है, चढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बेलागंज के हिस्ट्री को उठा के देखिए, बेलागंज में मुसलमान कभी भी बटे नहीं है जी। आप 2005 से 2020 तक के विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए। कई मुसलमान प्रत्याशी निर्दलीय लड़े हैं, किसी को 5,000, किसी को 1,500, किसी को 1,900, किसी को 1,700। एक बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार मुसलमान थे, बसपा के उम्मीदवार मुसलमान थे। मुझे यदि एग्जैक्ट याद है, कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,700 वोट आए थे। तो मुसलमान वही वोट करते हैं जहां जीतने की स्थिति में कैंडिडेट हो। यदि प्रशांत किशोर के जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार वहां के सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो 2 या 3 बार जेडीयू उम्मीदवार रहे हैं। पिछले बार भी वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। यदि 2005, मैं एग्जैक्ट सही हूँ, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, अक्टूबर या अगस्त में जो दोबारा चुनाव हुआ था, तो उसमें वो मात्र मुझे लगता है 5-6 हजार वोट से हारे थे। तो वो उनकी पकड़ ठीक ठाक है। और जहां तक अग्री, देखिए, सिर्फ अग्री समाज की बात मत कीजिए, अग्रो की बात मत कीजिए। प्रशांत किशोर ने एक घुट्टी जरूर पिला दी है, उसका असर दिख रहा है कि क्या आप जो है 5 किलो अनाज पे वोट करेंगे, क्या आप जातीय समीकरण पे वोट करेंगे, क्या आप अपने बच्चों के एजुकेशन और बच्चों के बेहतर भविष्य और बच्चों के रोजगार को के लिए वोट नहीं करेंगे। तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यदि मुसलमानों को ये लगेगा कि अग्री जाति का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के जन स्वराज के उम्मीदवार को यदि अमजद भी मिलता अगड़ी है, जाति से है, कहा जा रहा है कि मैं डिटेल नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि अमजद भी अगड़ी जाति के हैं, मैं इसका अग्री असर अगड़े जाति का वोटरों पर है।
नहीं, मैं जो कह रहा हूँ अगली जाति का मतलब गैर मुसलमान वोटों से मैं बात कर रहा हूँ। और गैर मुसलमान जो 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 तबका है उसमें जो पढ़े लिखे हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, या युवा तबका है जिनको रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। एक बिहार के मानस में एक रटा रटा एक डायलॉग मतलब एक चिपका दिया गया है कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो 2005 से के बाद आपने क्या दे दिया भैया? हम लोगों ने ही प्रोग्राम किया था कि आईटी मैन्युफैक्चर में सॉफ्टवेयर के निर्यात में आपने ही दिखाया था अभिषेक जी कि बिहार सबसे फीसदी साहब है। तब जब रविशंकर प्रसाद जैसे विद्वान लोगों को इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है और नीतीश कुमार की जो सरकार 2005 से अब तक नीतीश कुमार की सरकार रही है, और हम लोग जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसका निर्यात मात्र क्या कितना का करते हैं? 2 करोड़ का करते हैं। कर्नाटक 4 लाख करोड़ का करता है। कर्नाटक वही वही उन्हीं बिहारियों के बदौलत कर्नाटक ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्य करोड़ों में, लाख करोड़ों में जो है अपनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं और निर्यात करते हैं, और जो बनाता है उस राज्य से मात्र 2 करोड़ का होता है। तो ये जो प्रशांत किशोर एक नैरेटिव बनाया है कि जात पात और 5 किलो अनाज और सड़क बिजली के नाम पे वोट करते रहेंगे, तो बेहतर शिक्षा और रोजगार के नाम पे कब वोट करेंगे आप? तो ये एक युवा वर्ग जो है अपने आप में एक वोट बैंक तैयार हो रहा है, और उसको कितना ट्रांसफर करा पाते हैं प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात है। और एक चैलेंज उन्होंने जरूर स्वीकार किया है। बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि नई पार्टी बनाए और 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए और उसके बाद उपचुनाव में कूद पड़े। और यदि उपचुनाव, इतनी हिम्मत तो है, प्रशांत किशोर ने तो किया है कि भाई हमने पार्टी बनाया और चुनाव में गए, यदि हार जाएंगे तो क्या इमेज होगा, क्या नैरेटिव बनेगा? ऋषि जी तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से सिर्फ एक ही गठबंधन नहीं, एक पार्टी नहीं, सभी लोगों के जो समीकरण है दरकते हुए नजर आ रहे हैं। जी ऋषि जी, विधानसभा चुनाव फरवरी में होगा कि नवंबर में होगा, वो अगले साल होगा, ये तय है। लेकिन 4 सीटों को अगर हम लिटमस टेस्ट के तौर पर ले, तो 2 सीटों पर तो सीधे सीधे प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत तगड़ी लड़ाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि तरारी में और रामगढ़ में उतनी तगड़ी लड़ाई वो नहीं दे रही है, लेकिन बेलागंज, गया जिले की दोनों सीटों पर तो बहुत तगड़ी लड़ाई दे रही है। एक सुरक्षित सीट है, जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी की सीट रही है इमामगंज। अब देखिए यहां दिख क्या रहा है, इन 4 सीटों के आधार पर हम विश्लेषण करें, 243 पर जब होगा तब करेंगे। यहां ये दिख रहा है साफ साफ कि सवर्णों के बीच से अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत का जो वातावरण था वो प्रशांत किशोर ने खत्म कर दिया है। अब सवर्ण नहीं डर रहे हैं कि अल्पसंख्यक ये हो जाएंगे, बटोगे तो कटोगे और फलाना ढिमकारा जो चलता है नैरेटिव, वो बेलागंज में जो ट्रेंड दिख रहा है उससे नहीं डर रहे हैं। ठीक यही स्थिति अब देखिए, सोशल इंजीनियरिंग लोग कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है जरा इसको समझिए। ऋषि जी ध्यान से देखिएगा, मेरे पास डेटा है और ये डेटा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये डेटा मेरे पास है इमामगंज विधानसभा सीट का, और इस इमामगंज विधानसभा सीट का डेटा ईटीवी भारत का है। आप देखिए इमामगंज का, इस डेटा में साफ लिखा हुआ है 24,000 यादव हैं इमामगंज में, 70,000 माझी समाज के हैं, और माझी समाज के जो 70,000 वोटर हैं, उन 70,000 वोटर्स के बीच 2 कैंडिडेट हैं, इंडिया के भी और एनडीए के भी, यानी राजद के भी और माझी जी के भी। डांगी समाज 40,000 है, पासवान समाज 18,000 है, और रविदास समाज 17,000 है, यानी 35,000 का चंक ये है दलितों में। और प्रशांत किशोर ने पासवान को टिकट दिया है। 26,000 वोट ऊंची जातियों के हैं, अगड़े वर्ग के। तो ये 35,000 और 26,000 61,000 वोट होता है जनाब। और इसके आगे यदि आप देखने की कोशिश करें तो 28 से 30,000 मुसलमान होते हैं, यानी 90,000 का चंक तो यहीं पे आ जाता है। और बेलागंज की स्थिति आप देखें तो वहां भी 30-35,000 सवर्ण हो जाते हैं। इसको समझिए, बेलागंज में जो इतना बड़ा सवर्ण चंक है उसमें माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बगल से चूंकि वहां गया जिले में माझी समाज का डोमिनेंस है, दलितों में बहुत बड़ी आबादी है, हमेशा वहां सांसद माझी समाज से ही होते रहे ज्यादातर मौकों पर।
तो माझी वर्सेस नॉन माझी की स्थिति वहां दलितों के बीच है, और रविदासों और पासवानों को कहा जा रहा है महादलित से अलग करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि अब अलग तरह का नहीं, वर्गीकरण एक किया चीज जाए। आपको, एक ये चीज और वोट बता है, दूं आपको। तो ये दोनों सीटें एक एक दूसरे को कंटेम्पलेट कर रही है। एक ये एक सवाल चीज है और मेरा बता कि दूं। इस परिस्थिति एक, में। इमामगंज में जनसुराज ने पासवान समाज को टिकट दिया है, और शायद किसी एक और पार्टी ने किसी महिला पासवान समाज के हाँ, लेकिन वो से आने असर वाले। नहीं है, असर नहीं हाँ, है उनका। तो ये जनसुराज वाले देखिए, का ही यहाँ असर है। यहाँ यहाँ पे ये समीकरण देखने को मिलेगा कि क्या जो हरियाणा में जो फॉर्मूला हुआ जाट वर्सेस गैर जाट, यानी इमामगंज में माझी वर्सेस गैर माझी, जो दलितों का यदि एकजुटता होती है, उसमें सवर्णों का भी मध्य यदि ठीक ठाक वोट मिल जाता है, तो वहां लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ, यदि वो हरियाणा वाला फॉर्मूला इमामगंज में। क्योंकि देखिए, जीताराम मांझी के प्रति मांझियों में भी नाराजगी है कि ये मंत्री बनेंगे, ये परिवारवाद। मुख्यमंत्री बनेंगे, इनका इनका बेटा मंत्री बनेगा, बेटा मंत्री बन गया तो उस बेटा का पत्नी जो है अब विधायक बनेगी। क्या माझी समाज में सिर्फ माझी, जीताराम मांझी का परिवार ही सक्षम है? बाकी जो माझी समाज में कोई ऐसा युवा या ऐसा कोई लोग नहीं है जो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए? जी जी। जीताराम मांझी तो अपने आप को माझी समाज के सर्वमान्य नेता मानते हैं। जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो अपने परिवार से बाहर देखते भी नहीं है। तो एक दलितों में इस बात की नाराजगी है। इसको कितना जन स्वराज के उम्मीदवार कैश कर पाते हैं, या राजद के जो उम्मीदवार है खुद मांझी है, वो कितना कैश कर पाते हैं, ये देखना होगा। उसी तरह बेलागंज में देखिए, बेलागंज में आप भी बात समझिए, सुरेंद्र यादव यादव समाज से हैं, राजद से हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव के लिए कहा जाता है, जहां तक मैंने वहां के लोकल पत्रकारों से बात किया, वहां के लोगों से बात किया है, सुरेंद्र यादव मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या ना हो, सैटरडे और संडे को वो गया में, मतलब अपने गया में रहते हैं, बेलागंज में। बेलागंज में, और वहां के लोगों से वो मिलते हैं, उनके उनके मतलब उनको जो यथासंभव मदद करते हैं। और उनके लिए ये कहा जाता है कि यादवों के अलावा गैर यादवों में भी उनकी ठीक ठाक पकड़ है, वहां के जो व्यापारी वर्ग है उनमें भी ठीक ठाक पकड़ है। तो ये है, लेकिन उनपे भी ये आरोप लग रहा है कि भाई जब परिवारवाद है। पेंशन देने की बात आई तो अपने परिवार से अपने पुत्र को चुना। उसी तरह जी मनोरमा देवी भी धन बल में कोई कमी नहीं है। यदि सुरेंद्र यादव भी पैसे वाले हैं तो धन बल में मनोरमा देवी भी कम नहीं है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि कई बैंकों के जो पैसा गिनने वाले मशीन को लाया गया था गिनने के लिए, है ना, है। तो धन बल में भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कड़ी है कि मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं एक ताकतवर वहां के लोकल मुसलमान नेता है, और उन्होंने साबित भी किया है, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन वो साबित भी किया है ठीक ठाक वोट ला के। तो वहां पे शहाबुद्दीन के बेटे को उतारा जा रहा है मुसलमानों को रिझाने के लिए। जी जी। अब ये कितना कारगर होता है राजद के लिए? हालांकि सबसे अधिक वहां यादव समाज यादव समाज की बहुलता, उसके बाद मुसलमानों की है, तो राजद के लिए सुरक्षित सीट रहा है। और 2005 से अब तक देखिए, सुरेंद्र यादव चाहे कोई भी उम्मीदवार उनके सामने में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, और हम लोग 2005-2010 को एनडीए और जेडीयू का स्वर्ण काल मानते हैं बिहार में, उस स्थिति में भी सुरेंद्र यादव सीट निकाल के चले गए। लेकिन यहाँ पे एआईएमआईएम ने भी एक मुसलमान उम्मीदवार उतारा है, लेकिन उनका असर नहीं दिख रहा है। ऋषि जी, एक चीज जो हम भी है आपसे कहना 5,000 चाहेंगे। 4,000 5,000 जो भी ऋषि तोड़ जी, ले। कल जी रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैंने 6-7 लोगों से बेलागंज में बात की, जो अल्पसंख्यक भी है और सवर्ण समुदाय के लोग भी उनमें शामिल हैं। उनसे बात की, दो बातें निकलकर सामने आई। पहली चीज, अल्पसंख्यकों के मन में ये चीज बैठ गई है, पूरे बिहार में ये चीज बैठी हुई है अल्पसंख्यकों के मन में, कि नीतीश कुमार ने यदि भाजपा का साथ नहीं छोड़ा तो बिहार में वही है कि जो जिधर नीतीश कुमार होते हैं वही विधानसभा जीतता है। ये एक दिमाग में बैठी हुई चीज है। तो नीतीश कुमार का साथ छुड़ाने के लिए क्यों ना अमजद के साथ को वोट दे दिया जाए, ताकि सवर्ण और दलित का एक बड़ा चंक मिलकर के अमजद को जितवा दे, और नीतीश कुमार के दिमाग में बात भर जाए कि भाजपा वालों ने चिराग मॉडल खेल दिया।
एक ये बात आ रही है, देखिए, फिर वो भाजपा को छोड़ने पर चले जाए। आप देखिए, उससे बड़ा बात मैं बताने जा रहा हूं। जी यदि मनोरमा देवी हारती हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होंगे गिरिराज सिंह। अब क्यों? जी गिरिराज जी सिंह ने जो यात्रा निकाला है, गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाला है, उससे जन स्वराज के उम्मीदवार भी परेशान है। यदि मुसलमानों ने एकजुटता दिखा दिया राजद उम्मीदवार के पक्ष में, तब मनोरमा देवी न लड़ाई में रहेंगे, न जन स्वराज वाली लड़ाई में रहेंगे। और मुसलमानों में ये मैसेज कन्वे हो चुका है, या सुरेंद्र या जन स्वराज, अब दोनों में जो लेकिन प्लस में बटेगा नहीं, रहेंगे। कहीं एक तरफा ही जाएगा, हाँ, बटेगा नहीं। भैया तो मैंने शुरू में ही कहा है, वो बेलागंज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहां के मुसलमान भटते नहीं है। 2005 से 2024-20 तक देख लीजिए, कई निर्दलीय मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा जाता है, उनको 500, 1000, 2000 उससे अधिक वोट नहीं मिला है। तो गिरिराज सिंह के यात्रा से मुसलमानों में ये मैसेज कन्वे हुआ है कि बटोगे तो कटोगे, और यदि एक रहोगे तो जीतोगे। चाहे वह एकीकरण सुरेंद्र यादव के पक्ष में हो या जन स्वराज के उम्मीदवार के पक्ष में हो। और यदि जन स्वराज के उम्मीदवार के पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी होती है, तो अग्रणी जातियों की भी पसंद जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि यादव और अग्रणी जातियों की 36 का आंकड़ा रहा है, एक रिश्ता रहा है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ऐसे स्थिति में एक नया समीकरण आपको बेलागंज में देखने को मिलेगा। जी ऋषि जी, इसमें एक चीज और सामने आ रही है, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। सामने दरअसल जो चीज आ रही है उसमें यह है कि गिरिराज सिंह का जो जिक्र आपने किया, गिरिराज सिंह तो वहां सवर्णों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। सवर्ण के बारे में ही खबर है कि वो मोहम्मद अमजद की तरफ देख रहे हैं, और तब उन्हें मोहम्मद अमजद में मुसलमान नहीं नजर आ रहा, प्रशांत किशोर का कैंडिडेट नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात है कि सांप्रदायिकता की लाइन टूट रही है बिहार में, इससे ज्यादा सुखद स्थिति नहीं हो सकती है। यही लेकिन होनी चाहिए। जाति जनगणना जो नीतीश कुमार ने कराई, उसने सवर्णों की आंख खोल दी है कि भाई लालू यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति दिलाने का काम बिहार में भाजपा नहीं कर सकती। ये चीज जो दिमाग में भरी है, ये गिरिराज सिंह की यात्रा हिंदू जोड़ने चले हैं, पहले अपनी बिरादरी को तो जोड़ ले, अरे फिर मत भैया, जाओ जन स्वराज में। आप जानते हैं ये बटोगे तो कटोगे वाले बयान क्यों दिया गया? जी क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि जब सामाजिक न्याय की बात आती है, कास्ट की बात आती है, तो हिंदुत्व का कोई तोड़ है तो वो है कास्ट डिवीजन। यानी जो भले 4-5 कास्ट को आप एक साथ अपने साथ ले आए और चुनाव जीत गए। यही ना हुआ पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में, जो इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट खुद बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट ब्रह्मा जी के खुद अवतार योगी आदित्यनाथ जी, तो क्यों चुनाव हार गए? क्योंकि इनका हिंदुत्व का फॉर्मूला का तोड़ इन्होंने निकाल लिया, पीडीए। और एक बात तो चैलेंज तो है ही, ये बटोगे तो कटोगे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जातीय जनगणना की मांग चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग के जो सूत्रधार मेन रहे हैं नीतीश कुमार रहे हैं, जो इनके साथ हैं। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की भी मजबूरी बनेगी। और ये देख रहे हैं कि यदि जातीय जनगणना हुआ, और एक बात तो बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान में 70% पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, वो अपना हक लेकिन तो यहाँ उल्टा मांगेंगे ना। देखने को मिला है ऋषि जी, एक चीज बताइए, यही सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछड़ों की आबादी जब से आप कह रहे हैं, जब से जाति जनगणना हुई है बिहार में, न कोई अगड़ा की बात कर रहा है, न कोई पिछड़ा की बात कर रहा है, सब न कोई दलित, सब अपनी अपनी जाति की बात करने लगे हैं। ये तो गोलबंदी ही खत्म करके रख दिया है, ना अगड़ा ना पिछड़ा, कोई राजपूत हो गया, कोई भाई गुंजार हो साहब, गया, अरे भाई कोई साहब, ये पासवान हो गया, देखिए, कोई रविदास हो गया, ये कोई कुर्मी ये हो गया, कोई यादव हो गया, कोई तेली हो गया, कोई कलवार हो गया। ये तो अगड़ा पिछड़ा मैं कोई बचा ही देखिए नहीं है। अगड़ा पिछड़ा देखिए बचा ये होता तो क्या लवली आनंद सांसद बनती? अगड़ा पिछड़ा बचा होता तो क्या देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बनते कि राधा मोहन सिंह सांसद देखिए बनते? देखिए ओवरऑल सुनिए मेरी बात, मैं बहुत कटु बात बोलता हूँ। आज भी मैं टाइम्स नाउ पे था, जी सभी पैनल, कोई पैनल बटोगे कटोगे या कटोगे जुड़ोगे ऐसे बात कर रहे थे। हमने कहा है कि ये बटोगे कटोगे या जोड़ने वाली बात जो है, ये सब अपनी दुकानदारी चलाने वाली बात है। ये भी इनकी दुकानदारी खतरे में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इनके 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 जो ब्रह्मास्त्र है उनका तोड़ निकाल लाया। जातीय जनगणना, पीडीए, पिछड़ों की बात करने, क्योंकि आप इनके सहारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम है। देखिए एक बात जान जाइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी परचम जीत की जो परचम लड़ा पाई, उसमें पिछड़ों का यानी गैर यादव ओबीसी वोट का बहुत बड़ा भूमिका रहा।
चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 24, मतलब 24 में तो बहुत झटका लगा, 19 में 19 हो। और आज जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई तो आपने एक अग्रणी समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया। जी। तो ये अखिलेश यादव, ये तमाम लोग समझते हैं संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना, पिछड़ों की भागीदारी, इससे बीजेपी बेचैन हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को ये फॉर्मूला सूट नहीं करता है। अब पूर्व में भी आपने देखा होगा अभिषेक जी, मायावती और मुलायम सिंह एक हो गए तो कल्याण सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता को पटकनी दे दी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए बीजेपी ये जोर दे रही है कि ये तमाम जो लोग हैं आपको बांटना चाहते हैं। अरे भैया, वो बांट रहे हैं, ठीक है, वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बांट रहे हैं। आप जो है मुसलमानों का दर्द दिखा के अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। भैया, जिस देश में 80% मुसलमान हिंदू हो, उसको कोई डरा सकता है क्या? और ये हिंदू मुसलमान तो होना ही नहीं चाहिए, सभी हिंदुस्तानी है। इंसानियत की बात कीजिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। 115 करोड़ और लोगों एक को, 115 करोड़ लोगों को 20 मैं, करोड़ लोगों से डराया जा रहा है। मैंने टाइम्स नाउ पे आज ये कहा भाई साहब कि ये खतरे में कोई खतरे में नहीं है, इनकी दुकानदारी खतरे में है। और ये माहौल बनाते हैं, माहौल का शिकार कौन होते हैं? गरीब ब्राह्मण। वो देखिए, वो जो उत्तर प्रदेश में जो गरीब ब्राह्मण की हत्या हो गई है, जी जी, बहराइच में मैंने तमाम पैनलिस्टों से पूछा कि चाहे वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला हो या कोई भी दंगा होता है, कोई नेता की हत्या होती है उसमें? कोई नेता का परिवार के कोई सदस्य शिकार होता है क्या? नहीं, होते हैं गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान। और फायदा मिलता है इन नेताओं को और इनके बेटाओं को। कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बनता है, कोई बरबरी का कपड़ा पहनता है। बरबरी का 50,000 से 1 लाख का कपड़ा आता है, शर्ट टी शर्ट आता है अभिषेक जी। इंग्लैंड में इनके बेटे पढ़ते हैं, अमेरिका में इनके बेटे पढ़ते हैं। और खून कौन होता है? उस गरीब ब्राह्मण का बेटा जिसका 2 महीना पहले शादी हुआ था। ऋषि जी, आपका शर्ट कितने का है? आपका भी बर्बरी का लग रहा है। नहीं, मेरा तो सरवरी का है, लोकल यहाँ पे मिलता है सरवरी। बरबरी का चचेरा भाई है। ऋषि जी, एक चीज बताइए, 2 सवाल हमारे हैं, दोनों एक दूसरे से नत्थी है, इसलिए एक साथ करना पड़ रहा है। अगर बेलागंज की सीट जेडीयू एक ही सीट लड़ रही है उपचुनाव में, अगर बेलागंज की सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जीती तो स्वाभाविक है इसका यही मतलब निकाला जाएगा कि भाजपा के कोर वोटर ने जेडीयू का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया, यानी चिराग मॉडल दोहरा दिया। सीधी बात यही होगी ना। उसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या उसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर ये फैसला लेंगे कि भाई बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक हो जाओ? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो उससे भी आगे देख रहा हूं, जो यदि इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन पार्टी होंगे इस चीज को लपकेंगे। यदि बेलागंज में नतीजे कुछ और होते हैं, मुसलमान प्लस अगड़ों का जो वोट समीकरण बनेगा वहां पे, उसमें दलित भी एक घटक से आपने एक कंपोनेंट्स को ले लिया, दूसरे घटक से एक कंपोनेंट्स को ले लिया, एक नया समीकरण बना दिया। और मुझे नहीं लगता है कि जो मतलब गैर मुसलमान हिंदू हैं जिसमें अगड़ी जाती हैं, उनको मुसलमानों से कोई एतराज होगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें दलित जुड़ जाए, अति पिछड़ा जुड़ जाए, तो ये तो ठीक है, आपने सही कहा। नीतीश कुमार लालू यादव के लिए चैलेंज है कि भैया तुम्हारा मुसलमान ले लिया, उधर से अगड़ा ले लिया, और नीतीश कुमार का अति पिछड़ा ले लिया, तो बच गया क्या इन लोगों के पास? तो फिर ये दोनों क्या तो कहेंगे? भाई, बटोगे तो कटोगे? फिर दोनों कहेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बटोगे तो कटोगे, दोनों एक हो जाएंगे कि बटना नहीं अब है। बटोगे तो कटोगे। अब इसके बाद डायलॉग आएगा, ये दोस्ती हम नहीं जो आप छोड़ेंगे। ऋषि जी, एक चीज तो मतलब पहले से हम सब चर्चा करते रहे, मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग उस मामले में हमारी एनालिसिस कच्ची रही, प्रशांत किशोर के मामले में कम से कम, क्योंकि सब लोग ये बिहार में कह रहे थे कि भाई ये भाजपा की बी टीम है। जगदानंद सिंह ने चिट्ठी जी जारी कर दी थी कि बीजेपी की बी टीम है, प्रशांत किशोर पांडे तक कह दिया था। अब वो पांडे बोल रहे थे, उधर वो यूनाइट कर रहे हैं अपर कास्ट, इधर ये यूनाइट कर रहे हैं मुसलमान, और कहीं दलित को टिकट बगल की सीट से दे करके एक नॉन डोमिनेंट दलितों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। ऊपर से आ रहा है फ्लोटिंग वोटर, जिनके बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं, छठ के टाइम चुनाव हो रहा है। आप ये भी देखिए, ये अरे उपचुनाव हो रहा भैया है छठ के टाइम। जो अभिषेक जी, बाहर जा हम तो रहा है अभी, उसको प्रशांत किशोर की बात ज्यादा ठीक लगती है। अरे भैया, बिहारियों का दर्द देखना है ना, हम्म, बिहारियों का मर्म देखना है। मैं तो जी मुजफ्फरपुर हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा कैमरा लेके दिल्ली स्टेशन चले जाइए, थोड़ा वो आनंद विहार स्टेशन चले जाइए।
सबसे ज्यादा ट्रेनें वहीं से खुल रही है अभी बिहार की। हम हमारे बगल के एक मजदूर भाई आए हैं, श्रमजीवी आए हैं वहां से, बस में 7,000 रुपया किराया लिया है और सीट भी नहीं दिया गया, बेंच पे बैठाया। ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये तमाम बटोगे कटोगे या जुड़ोगे की बात करते हैं ना, थोड़ा आप चले जाए, नीतीश कुमार जी चले जाए रेलवे स्टेशन, लालू यादव चले जाए रेलवे स्टेशन, मोदी जी तो चले सूरत जाए, ये स्टेशन पर तमाम यही के स्थिति है, पुणे में ये वही स्थिति है, ये बेंगलोर में वही तमाम स्थिति है। बिहार के जो नेता हैं, जो अपने समाज के अपने 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 वर्ग के रहनुमा बनते हैं, चले जाए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार बिहारियों को बदतमीजी किया जाता है बिहारियों के साथ, और कैसे भेड़ बकरियों की तरह आपको आपको उसमें बोगियों में कोचा जाता है, और कैसे आप आते हैं। लेकिन आनंद विहार स्टेशन तो नीतीश कुमार ने ही बनवाया था बिहारियों के लिए, ताकि ऐसे ही लदा के जाए। उसके दर्द मन को समझिए ऋषि जी, आनंद विहार स्टेशन तो नीतीश कुमार की परिकल्पना थी, उन्होंने ही बनवाया था, इसीलिए बनवाया था क्या कि बिहारी लोग को जाके जाए। कब तक हम लोगों को आप जात पात पे बांटते रहेंगे? कब तक जात पात के नाम पे सड़क टूटी हुई सड़क और कुछ घंटों की बिजली के नाम पे शोषण करते रहेंगे? कब हमें रोजगार देंगे? कब बिहार आईटी हब बनेगा? आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं आखिरी सवाल पर। दलित वर्ग का भी एक सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन मुझे 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 बहुत दुख होता है अपने बिहार के भाइयों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि हम इतने प्रबुद्ध हैं, इतने राजनीतिक रूप से सजग हैं, फिर भी हम लोगों का कोई शिकार कर जाता है धर्म और जात के नाम पे। हमारे नेता भी कुछ घंटे का बिजली दे देते हैं, सड़क दे देते हैं और कहते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं। ऋषि जी एक चीज बताइए, पिछली बार चिराग मॉडल का प्रयोग हुआ, आखिरी सवाल हम आपसे ले रहे हैं। नीतीश कुमार को कहा जाता है, लालू यादव कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लालू यादव कहते हैं, संसद के अंदर उन्होंने कहा है, लोकसभा में वो क्लिप लोगों ने देखी भी है, यूट्यूब पर दिखता है। एक नीतीश अब कुमार चिराग के मॉडल बीजेपी ने खेला, एक मिनट देखिए, चिराग मॉडल बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला पिछली बार, ये तो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। चिराग मॉडल ने जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। बार बार नीतीश कुमार उससे इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि गुस्सा भी हो जाते हैं असेंबली में, कई बार बाहर भी गुस्सा हो जाते हैं, वो तीसरे नंबर पर अपनी पार्टी को देख नहीं पाते। अब कहा जा रहा है कि पेट वाले दांत, जो कथित दांत है, उससे उन्होंने काट लिया है उन लोगों को जो जो चिराग मॉडल खेल रहे थे। कहा चारों तरफ चर्चा थी कि चिराग मॉडल से अब नीतीश कुमार यदि आज की तारीख में बीजेपी का साथ छोड़ दे बेलागंज इमामगंज के उपचुनाव के बाद और वो चले जाए राजद के साथ, तो वो तो चले जाएंगे, फिर उसके बाद बीजेपी के वोटर्स में जो निराशा भरेगी कि भाई अब तो प्रशांत किशोर के साथ कम से कम मुसलमान तो है, चलो उधर भाजपा के पास तो कुछ नहीं बचा, फिर भाजपा कहां चली जाएगी बिहार में, तो सुपड़ा साफ होने की स्थिति हो जाएगी बीजेपी की। अब देखिए, एक मैं हो सकता है आप मुझे कहेंगे ये बचकानी खबर बता रहे हैं, हमारे एक सोर्स ने बताया है, इन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सामने एक शर्त रखी है और किसी मैसेंजर के थ्रू या कि आप बीजेपी छोड़ के आ जाइए, हम आपके साथ। देखिए बीजेपी तो प्रशांत नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो राजद के साथ जाएंगे, तो तय है, क्योंकि राजद को भी बहुत शिद्दत से नीतीश कुमार की दरकार है। एक नए राजनीतिक प्रयोग के लिए, मतलब आप इस बात में कितना दम है, मैं इसकी हाँ, इतना जरूर है, मेरे पास जो जानकारी है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी यही है, ये तो उपचुनाव है और इस बात में कोई शक नहीं है कि 4 में 2 सीटों पर उनका जलवा दिख रहा है, गया जिले की दोनों सीटों पर, इमामगंज बेलागंज पर, बाकी दोनों पर वैसा नहीं है असर, हल्का फुल्का। लेकिन एक बात साफ एकदम शीशे की तरह दिख रही है कि इस हालात में यदि नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ा तो भाजपा बिहार में कहीं की नहीं बचेगी। और प्रशांत किशोर के बारे में एक चीज साफ दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब तक प्रशांत किशोर की पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती है, तो जैसे दिल्ली की सिविल सोसाइटी को लगता था कि शीला दीक्षित 15 साल से है, केजरीवाल अगर नहीं जीतते तो शीला दीक्षित ही बन जाती तो बेहतर था, ये मानसिकता जो है ये बिहार में प्रशांत किशोर के अंदर में है कि जब तक वो खुद अपने पैरों पर उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आने के लिए खड़ी नहीं हो जाती, तब तक कोई बदलाव बिहार में नहीं होना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ही रहे, चाहे इधर से रहे चाहे उधर से रहे, बने रहे।
यही बने रहेंगे तो ज्यादा आसान होगा इनको हराना। ये जो रणनीति प्रशांत किशोर की सामने आ रही है, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों का विन विन सिचुएशन है इसमें? देखिए, फिलहाल तो दोनों नेताओं के बीच में कॉमन फैक्टर तो है। नीतीश कुमार पे आप तमाम आरोप लगा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि अपने वो पुत्र को या अपने किसी रिश्तेदार को आगे बढ़ाएं। प्रशांत किशोर के लिए भी यही लग रहा है, फिलहाल तो यही लग रहा है ना, कि वो अपने चेहरे को आगे न बढ़ा के तमाम किसी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा है, तो किसी अपने परिवार या अपने, हो सकता है अपने पत्नी को बना देते, अपने पत्नी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे देते, हालांकि उनकी पत्नी अपोलो हॉस्पिटल में काम करती है, एजीएम रैंक के किसी पद पे है। जी। तो दोनों 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 लोगों का राजनीति करने का स्टाइल तो एक मुझे एक थोड़ा सा एक कॉमन सा लगता है कि थोड़ा सा लीग से हटके है, और उन्होंने कम से कम बिहार के एक वर्ग में इस बात की चिंगारी, वो आग बना नहीं है, अभी चिंगारी जरूर उन्होंने जगा दिया है कि भैया ये बिजली या सड़क के नाम पे या जात पात के नाम पे वोट कब तक देते रहोगे, अपने बाल बच्चा जब वोट दो ना तो अपने बेटे बेटियों का मुंह देखो। तो क्या ये चिंगारी हिंदुत्व की चिंगारी से ज्यादा बड़ी है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व अरे में भैया, अडानी अंबानी को ही फायदा हो रहा है? आप मंदिर कब जाते हैं? जब पेट में भोजन होता है। नहीं, हम तो भोजन होने पर नहीं जाते हैं। नहीं, देखिए जब भूख लगता है ना, देखिए अब ये हंसी की बात नहीं है अब सिख जी, अब उस आदमी से पूछिए जिनको 4 दिन भोजन नहीं मिला है, उस आदमी से पूछिए जिसका बेटा 6 महीना का बेटा है, उसको दूध नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए उस हम आदमी अपनी का बात दर्द बता मर्म दें, समझिए, हम इस उस देश आदमी में का दर्द मर्म सुन लीजिए, उस आदमी का दर्द मर्म समझ लीजिए, जो सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं। अब तो कुछ व्यवस्था थोड़ा ठीक भी हुआ है, वो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, वो घर से बोरा लेके जाते थे, जिसको दिल्ली में लोग कट्टा कहते, कट्टा मतलब वो कट्टा वाला नहीं, पिस्तौल वाला नहीं, बोरा जिसमें सामान आता है, कच्चे फर्श में बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे स्कूल चलती रही। उस ऋषि जी, मर्म मैं दर्द आपको को बताऊं, समझिए, और बिहार को उससे आगे लेके जाना है हम लोगों को। ऋषि जी, आपने मुझसे पूछ लिया कि मंदिर कब जाते हैं, मैं आपको बता दूं मैं कब जाता हूं मंदिर। मैं पूरे इंडिया घूमता रहता हूं, लगभग 70% इंडिया घूम चुका हूं। जहां जाता हूं, घूमना, पर्यटक स्थलों पर जाना, घूमना, वहां क्या खाना मिलता है, वेज नॉन वेज जो भी मिलता हो, वो प्राथमिकता होती है। अब जैसे हिमाचल घूमने गया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट घूमने गया, तो चलो यहाँ पर चामुंडा माता है, देखा है, दर्शन कराए। चलो यहाँ ज्वालामुखी जी है, वहां दर्शन कराए। इस ढंग से हम जाते हैं। लेकिन घूमना, प्राकृतिक सौंदर्य और जो प्रकृति ने हमें दिया है, यहाँ कैसी खेती होती है, किस तरह से यहाँ का कल्चर है, भगवान वो तो देखिए, प्राथमिकता हो भगवान जाता है। देखिए, भगवान में किसकी आस्था नहीं? भगवान हमारे दिल में है, भगवान हमारे आराध्य है, लेकिन इसका ढोंग करना गलत है कि हम मंदिर डेली जाएं तभी हम भगवान भक्त हैं। भाई आप नेता हैं, आपको जिम्मेवारी दिया गया, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये बटोगे कटोगे, अरे आपको रोजगार सृजित करना है, लोगों को मालिक, ये शिक्षित बात मत करना है, बोलिए, ये बात मत प्रॉपर बोलिए हेल्थ ऋषि जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऋषि जी, मैं सड़क अच्छा इस देश के 2 नेताओं को जानता हूं और दोनों में बहुत समानता है। मैं एक ही समानता की बात करूंगा। समानता क्या है? एक नरेंद्र मोदी, एक तेज प्रताप यादव। बाकी समानता देश के लोग जानते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक समानता है, कैमरे के साथ दोनों ध्यान लगाते हैं। तेज प्रताप यादव की भी ध्यान लगाते हुए कैमरे के साथ आपने तस्वीर नहीं, ये देखी है। तेज नरेंद्र मोदी की प्रताप भी का नाम देखिए। मत लीजिए, तेज प्रताप का मत नाम लीजिए, नहीं तो फिर आपको भी कहेंगे 2 मिनट के लिए इधर आइए। नहीं नहीं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं भाई। और जितनी अच्छी बांसुरी वो बजाते हैं, रूह तक उतर जाने वाली बांसुरी, वो दिल से बांसुरी अच्छा बजाते हैं, आप इस चलिए, बात को मानना आप पड़ेगा। आपको डर खैर, नहीं है, पटना आइएगा ना तो कहेंगे आइए 2 मिनट आइए थोड़ा इधर, कैमरा छोड़ के। नहीं नहीं, वो तेज प्रताप जी अच्छे आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप हम जी कहाँ हम कह रहे पत्रकार, खराब आदमी है। अभी देखिए जाकर के वो शुभांकर मिश्रा ने उनका एक इंटरव्यू लिया है, कितना अच्छा सब इंटरव्यू दिए हैं। दिल के तो भोले आदमी, दिल के तो भोले के हैं, बोले देखिए वो प्योर अब पॉलिटिशियन नहीं, प्योर पॉलिटिशियन नहीं। खैर, बिहार में नीतीश कुमार दिल के कितने भोले पॉलिटिशियन हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम से कम प्रशांत किशोर की रणनीति को देखकर साफ दिख रहा है कि एक तरफ बेलागंज में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी की आंख खोल रहे हैं कि भाजपा के साथ रहोगे तो कटोगे,
और लालू यादव के साथ को भी ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि भाई बिना नीतीश कुमार के चुनाव में जाओगे तो भी कटोगे। तो क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले, आईना दिखा रहे हैं? कौन सा खेल बिहार में हो रहा है? अब ये धीरे धीरे साफ हो रहा है कि कौन किसकी बी टीम है और कौन अपने लिए किसका सर्वाइवल चाहता है और किसको राजनीतिक तौर पर किनारे करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि कभी आनंदीबेन पटेल तो कभी जेपी नड्डा। 5 साल नरेंद्र मोदी बहुमत में थे, कभी भी छठ मनाने बिहार नहीं आए जेपी नड्डा। जैसे ही वो अल्पमत में आ गए, जैसे ही नीतीश कुमार की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, वैसे ही उनको बिहार में छठ मनाना याद आ गया। छठ भी मनाएंगे और नीतीश कुमार को भी मनाएंगे, जो चर्चा है। लेकिन वो कोई ट्रस्ट चलाने नहीं आए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई ट्रस्ट चलाने नहीं आई है। इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जब भाजपा के वोटर ही उनका साथ नहीं देंगे तो भाजपा के साथ रह के क्या करेंगे। ऋषि जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? और जब वोटर उनका साथ नहीं देंगे, इसका लिटमस टेस्ट बेलागंज में होगा। और बेलागंज के मुसलमान वोटर भी बड़े होशियार हैं, उन्हें भी नीतीश कुमार की जरूरत है। उन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार जीत गए यहां पर, अगर नीतीश कुमार जीत गए तो नीतीश कुमार एनडीए में बने रह जाएंगे, उनका मुगालता दूर नहीं होगा कि चिराग मॉडल हो सकता है। और अगर नीतीश कुमार हार गए तो नीतीश कुमार की आंखें खुल जाएंगी। उनको तो दोनों तरफ से फायदा है कि अमजद विधायक भी हो गया, मुसलमान विधायक भी हो गया, और नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ने की जमीन भी तैयार हो गई। तो बेलागंज के मुसलमानों के सामने अमजद का साथ देने के लिए जो मूड बन रहा है, उसके पीछे का असली मकसद यही है। और प्रशांत किशोर उस हालात को पैदा करते हुए बेलागंज, इमामगंज दोनों जगह दिख रहे हैं। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन डेटा चोरी का जो आरोप लग रहा है, डेटा आज के जमाने में कितना है, उससे ज्यादा सवाल बिहार के लोगों का यह है कि लोगों के पेट में खाने के लिए आटा कितना उपलब्ध है। चुनाव में डेटा से ज्यादा आटा महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक दलों का आटा कम से कम प्रशांत किशोर ने गीला जरूर करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। इस बात को आपने कम से कम स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाने पर मजबूर कर रहे हैं, बिसात जाने अनजाने में बिछा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।